प्रकृति भाव संधि हमारे बीच में चल रही है। प्रकृति भाव संधि का मतलब होता है कि जो स्वर आदि संधियों में जो कार्य कहे गए हैं वो उस कार्य को ना करके जो शब्द जैसा होता है उसी रूप में रहना प्रकृति भाव संधि कहलाती है। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, जो हमारा जैसा स्वभाव है, जो शब्द जिस रूप में है उसी रूप में रहे, स्वर संधि संबंधी कोई कार्य न हो, उसको बोलते हैं प्रकृति भाव संधि। उसके लिए हमारे पास में सूत्र आया था ओ दंता आ ई उ आ निपाता स्वरे प्रकृत्या। ये सूत्र कहता है ओ है जिसके अंत में, तो ओ अंत में कहाँ मिलेगा? केवल दो जगह मिलेगा। दो जगह कहाँ मिलेगा? अहो धन आश्चर्यम में मिलेगा और नो धन एही में मिलेगा। और उसके बाद में स्वतंत्र रूप में आ है, स्वतंत्र रूप में ई है, स्वतंत्र रूप में उ है और स्वतंत्र रूप में आ है। तो यहाँ पर सबके उदाहरण दिए गए हैं। अहो आश्चर्यम ये प्रकृति भाव रहेगा तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। नो धन ए ही, यहाँ पर भी ओ अब सूत्र की प्राप्ति थी पर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आ धन अपेय में समाना सवर्णे दीर्घी भवती, परश्च लोपम सूत्र की प्राप्ति थी परंतु ओदंता आ ई हुआ निपाता स्वरे प्रकृत्या से ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसी प्रकार से ई इंद्रम उ उत्तिष्ठ आ एवं में एकारे ऐकारे च सूत्र की प्राप्ति थी परंतु जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका नाम है प्रकृति भाव संधि। अब अपने को विशेष चीज ये सीखना है कि इस सूत्र में आ शब्द आया है। आ माने दीर्घ। आ के बहुत सारे अर्थ होते हैं और आ के अर्थ की यहाँ पर व्यवस्था बनाई जा रही है। वास्तविकता में आ के 6 अर्थ होते हैं। वैसे और भी अर्थ करना चाहेंगे तो और भी अर्थ हो जाएंगे, पर यहाँ पर 6 अर्थों में लेना है। पहला आ का अर्थ हो जाता है ईसत। ईसत का मतलब होता है थोड़ा। कोई चीज हम दर्शा रहे हैं और उसको थोड़े रूप में कहेंगे तो ईसत अर्थ हो जाएगा। फिर आ का अर्थ क्रिया का योग भी होता है। जब क्रिया का योग लगता है यानी कि क्रिया के साथ में होता है तो उपसर्ग रहता है, उस समय भी उसका उपयोग हो जाता है। फिर मर्यादा। मर्यादा का मतलब होता है अगर कोई चीज हम गिनती में कर रहे हैं तो गिनती में करते हुए जिस चीज को ग्रहण नहीं किया जाए उसको मर्यादा कहते हैं, और जिसको ग्रहण कर लिया जाए उसको अभिविधि कहते हैं। और फिर उसके बाद में वाक्य और स्मरण। तो प्रारंभ के जो 4 अर्थ हमने बताए हैं, ईसत अर्थ माने थोड़ा अर्थ, क्रिया का योग माने क्रिया होना चाहिए, और तीसरा अर्थ है मर्यादा, चौथा अर्थ है अभिविधि। इन 3 अर्थों में 4 अर्थों में जो आ है वो वास्तव में आ न होकर के आंग कहलाता है। आंग। आंग का मतलब होता है गा का अनुबंध हो जाता है। दिखने में आ ही आएगा, पढ़ने में आ आएगा, आंग नहीं आएगा, लेकिन सामान्य से बोलचाल की भाषा में वो आंग आंग कहलाएगा। तो आंग कहलाएगा तो अर्थ के अनुसार 4 विषयों में जब वो आंग कहलाएगा सूत्र में आ कहा गया है तो स्वाभाविक है कि सूत्र का नियम नहीं मिल रहा है, सूत्र की शर्त नहीं मिल रही है, और जब सूत्र की शर्त नहीं मिलेगी तो सूत्र नहीं भी लगेगा, और जब सूत्र नहीं लगेगा तो जो पुरानी संधियां कही गई हैं, जो स्वर संधि कही गई हैं, उनका प्रयोग होकर संधियां हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर श्लोक हमारे बीच में है। अगला श्लोक हमारे बीच में आ रहा है जो आपको केवल आ के अर्थ बताने के लिए ही दर्शाया जा रहा है। इस 61 नंबर सूत्र के बाद में आ रहा है श्लोक, और श्लोक केवल आ के अर्थ बताने के लिए है। आपको याद होना चाहिए कि ये श्लोक क्या कह रहा है, केवल आ का अर्थ बता रहा है, और आ के अर्थ बताने पर कहाँ संधि होती है ये आप समझ गए। अभी मैं सभी चीजों का अर्थ पुनः पुनः आपके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारे बीच में है, श्लोकों का उच्चारण कर लेते हैं।
ईसदर्थे क्रिया योगे मर्यादा भी विदौ चयाः आंगानुबंधो विज्ञेयो वाक्य स्मरणयोर्नतु। यहाँ पर आके 6 अर्थ होते हैं। ईसत अर्थ, ईसत अर्थ माने थोड़ा, थोड़े अर्थ में। क्रिया योगे माने क्रिया के योग में। मर्यादा माने मर्यादा के अर्थ में। और अभिविधि माने अभिविधि के अर्थ में। ये 4 अर्थों में तो आंग जानना, आंग लिखा होगा आ, लेकिन जानना आंग। लेकिन वाक्य और स्मरण, वाक्य और स्मरण में उसको न तू माने आंग नहीं जानना, यानी कि आ ही जानना, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर 4 अर्थ में संधि हो जाएगी। ईसर्त अर्थ में, ईसर्त माने थोड़े अर्थ में संधि हो जाएगी। क्रिया योगे माने क्रिया के योग में संधि हो जाएगी। और मर्यादा के अर्थ में संधि हो जाएगी। अभिविधि अर्थ में संधि हो जाएगी। लेकिन वाक्य और स्मरण अर्थ में संधि नहीं होगी, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर चारों के लिए प्रतिक्रिया बताई जा रही है। जैसे ईसर्त अर्थ में क्या लेना, तो ईसर्त अर्थ के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, आप लिखिए अपनी कॉपी पर। आ उष्णम। अब आ उष्णम जब आपने अपनी कॉपी पे लिखा तो आ ये वास्तव में आ नहीं आंग है। और आंग होने पर आ के सामने ऊ आता है, माने अवर्ण के सामने ऊ आ जाता है, तो ओवर्णे ओ सूत्र लगता है, ओवर्णे ओ। तो आप भी यहाँ पर ओवर्णे ओ सूत्र लगा लेंगे तो क्या बनेगा, ओष्णम। जब ओवर्णे ओ आपका सूत्र लगेगा तो आपका शब्द बन जाएगा ओष्णम। ओष्णम का मतलब हो गया थोड़ा गर्म। अब थोड़ा गर्म क्या, तो थोड़ा गर्म दूध भी हो सकता है, थोड़ा गर्म चाय भी हो सकती है, थोड़ा गर्म पानी भी हो सकता है। जिसको आप कहना चाहें वो लग जाएगा, पर वो कहलाएगा अर्थ थोड़े अर्थ में, थोड़ा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्रिया का योग है। आगे का दृष्टांत लिखा हुआ है क्रिया योगे। क्रिया योग में लिखा है आ धन इही। ये आ उपसर्ग है और इही धातु है, जो जाने अर्थ में प्रयोग होती है। जाने अर्थ में, जो जैसे जाने अर्थ में गम धातु है, गम धातु का गच्छ बनता है, ऐसे ही इणगतु धातु का इही बनता है मध्यम पुरुष में, ही विभक्ति के आने पर। और आ उपसर्ग इही का मतलब होता है जाओ, और आ उपसर्ग लगा देंगे तो अर्थ हो जाएगा आओ, तुम्हें आना चाहिए, तुम आओ, ऐसा अर्थ दृष्टिगोचर होता है। ये क्रिया का योग कहलाता है। तो यहाँ पर आ धन इही, यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र लगेगा और दोनों को मिलाकर ए ही बन जाएगा, ए ही। अब मर्यादा का अर्थ समझना। मर्यादा के अर्थ में क्या है, पहले मर्यादा का भाव समझना कि मर्यादा का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा 1 से 10 तक की गिनती, 1 से 10 तक की गिनती का मतलब है 10 तक कहा है मैंने, तो 10 नंबर को ग्रहण नहीं करना, 9 नंबर को ग्रहण करना, उसका मतलब हो गया मर्यादा। और आपने 10वें को भी ग्रहण कर लिया, उसका अर्थ हो जाता है अभिविधि। ये आपको ध्यान रखना। मैंने कहा सामान से, मैंने कहा कि ये वस्तु, ये आम उन 4 व्यक्तियों को दे दो, तो 4 व्यक्ति तक दे दो। अगर 4 की जगह आपने 3 को दिया तो ये मर्यादा कहलाएगी। और 4 कहा है, चारों को दे दिया तो ये अभिविधि कहलाएगी। ये आपको समझना है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक परिवार की फैमिली समुद्र में गई है, समुद्र के पास अपने बच्चों को लेकर घूमने के लिए गई है। अब जब घूमने के लिए गए हैं तो बच्चे भी घूमेंगे और वो लोग भी आराम से चटाई लगा के बिछा कर बैठ गए हैं। तो जब बैठ गए तो बच्चे बोलते हैं कि हमें वहां घूमने जाना है, टहलने जाना है। तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा कि हम चले जाएं, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, जा रहे हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जल तक जाना, जल से आगे मत जाना। जल तक जाने का मतलब है चले जाओ,
लेकिन जल से पहले तक ही रहना, जल से पहले तक ही खेलना, ऐसा उन्होंने संकेत दे दिया। तो उसके लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है आ धन उदकांतात। उदक माने होता है जल, आ के सामने उदक आया है, यहाँ पर उवर्णे ओ, जो आ के सामने ऊ आता है तो ओ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ क्या है, मर्यादा। मर्यादा का मतलब क्या, उदकांतात, कहां तक जाना, जल तक, जल से आगे मत जाना, यानी कि जल में नहीं जाना। जल से पहले खेलना है तो आराम से खेल लो, लेकिन जल में मत जाना, इसको कहेंगे मर्यादा। तो यहाँ पर आ धन उदकांतात, यहाँ पर उवर्णे ओ सूत्र लगेगा तो बन जाएगा ओदकांतात। अब अभिविधि का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक, तो 10 को भी आपने शामिल कर लिया, तो इसका मतलब हो गया अभिविधि। और अगर 10वें व्यक्ति को छोड़कर 9 को आपने ग्रहण किया, उसका नाम है मर्यादा। तो यहाँ पर अभिविधि अर्थ का क्या है कि जिसको कहा जा रहा है उसकी भी चर्चा करना। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है आ आर्येभ्यः, आ के सामने आ आर्येभ्यः है, यानी कि 24 नंबर का सूत्र लगेगा समाना सवर्णे दीर्घी भवति। पर इसका अर्थ क्या है, कैसे जानेंगे कि ये अभिविधि है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, थोड़ा समझना, कहते आ आर्येभ्यः आर्येभ्यो यशो गतम अकलंक स्वामिनः, ये उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया है। आर्येभ्यो भगवान महावीर से लेकर आचार्य श्री धरसेन महाराज से लेकर भद्रबाहु श्रुतकेवली से लेकर अकलंक स्वामी तक जितने आचार हुए, उनका यश ध्वजा का फैरती रही, तो उनकी यश ध्वजा फैरती रही, यानी कि अकलंक स्वामी की भी ध्वजा फैरी। अकलंक स्वामी का भी नाम उन महान आचार्यों में आता है जिनकी यश गाथा गाई जाती है। तो यहाँ अकलंक स्वामी को भी ग्रहण किया गया है, तो अकलंक स्वामी तक यश माने प्रसिद्धि रही, किसकी, कहते आचार्यों की। तो आचार्यों की प्रसिद्धि रही, यानी कि अकलंक स्वामी की भी प्रसिद्धि रही, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर मर्यादा की जगह अभिविधि हो गया, माने उन अकलंक स्वामी को भी हमने ग्रहण किया है। तो जब अकलंक स्वामी का भी ग्रहण हो गया तो यहाँ पर अर्थ हो गया अभिविधि। तो यहाँ पर अभिविधि में आ आर्येभ्यः में समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम, ये सूत्र लगेगा तो बन जाएगा आर्येभ्यः। तो आर्येभ्यः यशो गतम अकलंक स्वामिना, अर्थात अकलंक स्वामी का यश, आचार्यों का जो यश था वो कहां तक था, अकलंक स्वामी तक था, यानी कि अकलंक स्वामी का भी यश था। तो अकलंक स्वामी के बाद कोई विशेष आचार्य यश वाले शायद नहीं है, इसलिए यहाँ पर अकलंक स्वामी का भी यश था। अकलंक स्वामी एक बार में याद कर लेते थे, एक बार में सुनकर ही सुना देते थे, तो उनकी यश गाथा आप सबको पता ही है। अकलंक और निकलंक ये दोनों भाइयों की कहानी आपको पता ही है। तो कहने का अभिप्राय है कि अकलंक स्वामी का भी यश था। अकलंक स्वामी को भी सब लोग पहचानते हैं, जानते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर 4 जो अर्थ बताए गए, उन 4 अर्थों में पुस्तक में, साहित्य में, ग्रंथ में सब जगह लिखा हुआ तो मिलेगा, क्या मिलेगा, आ ही लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आ लिखे होने के बाद भी वो आ ना होकर के आंग कहलाएगा। आंग माने गा का अनुबंध लोप हो जाएगा, तो गा का जब अनुबंध हो जाएगा तो आंग कहलाएगा। तो ओ दंता आ ई उ आ निपाता स्वरे प्रकृत्या, ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि सूत्र में आ का कथन है, आंग का नहीं। तो जब आंग का कथन नहीं होगा तो यहाँ पर उस प्रकृति भाव के सूत्र से प्रकृति भाव नहीं होगा। जो सूत्र लग रहे हैं वो सूत्र लग जाएंगे,
ऐसा जानना चाहिए। तो ये मुख्य सूत्र है, ओदंता आ यू आ निपाता स्वरे प्रकृत्या, अर्थात ओदंत, ओदंत में क्या लेना, अहो और नो, अहो आश्चर्यम नो, और उसके बाद में आ इंद्रा, आ फिर ई इंद्रम उ उत्तिष्ठ, और आ के विशेष अर्थ बता रहे हैं, तो आ के 6 अर्थ बताए। तो 6 अर्थों में 4 अर्थों में उसको आंग जानना, 4 अर्थों में आंग जानना, 2 अर्थों में आ जानना, वाक्य और स्मरण में। तो वाक्य का दृष्टांत आगे क्या दे रहे हैं, वाक्य कह रहे हैं आ एवं किलमन्य से, ये आ के सामने एवं है, तो यहाँ पर एकारे ऐकारे च लगना चाहिए था, परंतु सूत्र कहता है कि यहाँ पर प्रकृति भाव होगा क्योंकि आ है। तो यहाँ का ये वाक्य का मतलब क्या हो गया, आ एवं किलमन्य से, क्या आप ऐसा मानते हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, आ एवं किलमन्य से, क्या आप ऐसा मानते हैं। सामने वाला स्मरण करके कहता है हाँ आ एवं किल तक, हाँ जो आप कह रहे हैं वो सही है, मैं भी ऐसा ही मानता हूं। इस प्रकार से वाक्य और स्मरण इन दोनों अर्थों में ही प्रकृति भाव रहेगा, ऐसा जानना चाहिए। माने शेष अर्थों में वहां पर संधि हो जाएगी, ऐसा अपने को जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है प्रकृति भाव संधि का, ये मुख्य सूत्र है, इसको आपको हृदय में धारण कर लेना चाहिए कि कौन कौन से शब्द होना चाहिए। तो ओ कोई बात नहीं है, आ कोई बात नहीं है, ई कोई बात नहीं है, ऊ कोई बात नहीं है, लेकिन आ को विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसी का प्रयोग साहित्य में सब जगह प्राप्त होता है। अहो नु आ ई जो तो व्यक्तिगत वाची शब्द हैं, ये आपको मिले भी तो हजारों लाखों शब्दों में एकाध मिलेगा, लेकिन आ आपको सब जगह मिल जाएगा। तो जब आ मिलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो किस अर्थ में है, ईसत अर्थ में है कि क्रिया के योग में है कि मर्यादा के अर्थ में है कि अभिविधि के अर्थ में है, ऐसा अपने को जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया सिद्ध हो गई। अब आगे की कहानी दूसरी चलती है। अब दूसरी कहानी क्या चलती है कि हमारे सामने है कभी धन एतौ, ये लिख लीजिए, कभी धन एतौ और माले धन इमे, ये दोनों वाक्यों को आप लिख लीजिए, कभी धन एतौ और माले धन इमे। अब यहाँ पर जो कवि जो है, मूल में कवि इकारांत शब्द होता है हिरस्व, और हिरस्व इकारांत शब्द को अगर चलाना चाहेंगे, द्विवचन में चलाना चाहेंगे तो औकारा पूर्वम ये सूत्र लगेगा, और उस सूत्र के लगने पर वहां पर कवि बन जाता है द्विवचन में। औकारा एक पूर्वम सूत्र है, औकारा पूर्वम, ओकार को पूर्व रूप होकर ई हो जाता है, और फिर समाना सवर्णे दीर्घी भवती करेंगे तो कवि ऐसा बन जाता है। तो यहाँ पर एतो ये भी द्विवचन में है, एतत् शब्द का एतो बनेगा। माला ये श्रद्धा संज्ञक शब्द है, स्त्रीलिंग वाची शब्द है, और द्विवचन में बनाएंगे तो माला धन माले ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर ये निर्णय हुआ कि कवि द्विवचन है, एतो भी द्विवचन है, माले ये द्विवचन है, और इमे ये स्त्रीलिंग वाची है माला शब्द, इसलिए इमे भी द्विवचन है। अब द्विवचन है तो क्या करना है, कहते कवि में ई है और एतो में ए है, तो ई के सामने ए आया है, ई के सामने ए आया है, अनातिक्रमण करेंगे अपन। तो कब धन ई धन एतो, माल धन ए धन इमे। अब यहाँ पर कवि में ई है तो हमारे को 44 नंबर का सूत्र लगना है, इवर्णो या मसवर्णे नाचा परो लोप्या, ये सूत्र लगना है। और यहाँ पर माले धन इमे में ए सूत्र लगना है। तो दोनों सूत्रों की जब प्राप्ति होती है क्रम से, तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये दोनों द्विवचन हैं, और द्विवचन है तो क्या करना,
अगला सूत्र कहते हैं द्विवचन मनौ। द्विवचन मनौ, द्विवचन के होने पर प्रकृति भाव होता है, यानी कि संधि नहीं होती है। द्विवचन के होने पर प्रकृति भाव होता है, यानी कि संधि नहीं होती है। तो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे कवि एतौ, माले इमे, तो यहाँ पर द्विवचन होने के कारण प्रकृति भाव को प्राप्त होता है। अब हम अकारांत शब्दों के रूप चलाएंगे, जैसे पुरुष शब्द के रूप चलाएंगे, राम शब्द के रूप चलाएंगे, तो इसमें क्या आता है? द्विवचन में पुरुषः पुरुषौ औ आता है, तो कहते हैं यहाँ भी द्विवचन है तो यहाँ हो जाएगा, तो कहते हैं नहीं, अनौ। अनौ माने औ, जहां द्विवचन का होगा उसको प्रकृति भाव नहीं होगा, वहां तो संधि हो जाएगी। लेकिन औ को छोड़कर कोई भी अगर द्विवचन का प्रयोग होता है तो वहां पर प्रकृति भाव होता है, ऐसा जानना चाहिए। प्रकृति भाव का मतलब है जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रहना। तो यहाँ पर कवि धन एतु में एवर्णो या म सवर्णे नाचा पर लोपया लोप्या सूत्र की प्राप्ति थी लोपा। तो यहाँ पर द्विवचन मनौ सूत्र लगेगा, जिससे प्रकृति भाव हो जाएगा, और प्रकृति भाव होने से जो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो ऐसा का ऐसा हमारा बन गया। अब अगली स्थिति आती है मणि धन इव। मणि धन इव लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, मणि धन इव। मणि में बड़ा लिखिए और इव सामने लिखिए, मणि धन इव। अब यहाँ पर मणि जो है वह भी द्विवचन है, मणि मणि मणियाः, तो यहाँ पर मणि शब्द भी द्विवचन है, तो हमने लिखा मणि धन इव। अब ये वाक्य जब हमने लिखा तो हमारे सामने सूत्र लगना है, पहले समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम। ये सूत्र की जब प्राप्ति होती है तो सूत्र कहता है द्विवचन मनौ, द्विवचन होने पर प्रकृति भाव होता है, यानी कि संधि नहीं होती है। जब संधि नहीं होगी तो क्या करना चाहिए था? तो अगला सूत्र आता है मणिवादी नाम, मणिवादी नाम वा, मणिवादी नाम वा। मणि आदि शब्दों के होने पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है। विकल्प से प्रकृति भाव का मतलब यह है कि संधि हो भी जाएगी और नहीं भी होगी। जब प्रकृति भाव होगा तो क्या बनेगा? दिख रहा है आपको मणि धन इव, ऐसा का ऐसा ही है, जैसा दिख रहा है वैसे ही रहेगा। लेकिन ये विकल्प से लगता है, जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो सामसी के सामने बैठा हुआ है मणिव, तो यहाँ पर संधि हो जाएगी, यानी कि समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र लग जाएगा। तो ये मणिवादी नाम से क्या लेना? कहते जमपति इव, यहाँ पर भी ले लेना, जमपति में द्विवचन है तो द्विवचन होने से यहाँ पर प्रकृति भाव होगा। समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्च लोपम सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु द्विवचन मनौ इस सूत्र से विकल्प से संधि, द्विवचन मनौ से प्रकृति भाव करना था, परंतु मणिवादी नाम वा सूत्र कहता है कि मणि आदि शब्दों के होने पर प्रकृति भाव विकल्प से होता है। तो विकल्प से होगा तो मणि इव, ये प्रकृति भाव हो गया, नहीं तो मणि इव बन जाएगा। ऐसे ही जमपति धन इव, ये प्रकृति भाव हो गया, और संधि करेंगे तो क्या बनेगा? जमपतिव। ऐसे ही अमु के धन अत्र, इस प्रकार से ये प्रयोग चलते हैं। अब अमु के अत्र है, यहाँ पर भी क्या करना चाहिए? यहाँ पर अमु के अत्र है तो यहाँ पर एदोत्परा पदांते लोप मकाराः, उससे आकार का लोप होना है। सबसे पहले क्या होना है? ए आय सूत्र लगना चाहिए था, अमु के ए, तो यहाँ पर ए आय सूत्र लगना चाहिए था।
फिर उसके बाद में एदोत्परा पदांते लोप मकारा लगना चाहिए था, परंतु अमुके जो शब्द है वह भी द्विवचन है, और द्विवचन का शब्द होने के कारण द्विवचन मनौ से प्रकृति भाव होना चाहिए था। जब द्विवचन मनौ से प्रकृति भाव होना चाहिए तो अगला सूत्र आता है अदसोमात। 64 नंबर का सूत्र हमारे सामने आ जाता है। 64 नंबर का सूत्र कहता है अदस शब्द से अका प्रत्यय के करने पर वहां पर प्रकृति भाव नहीं होता है। अदसोमात ये सूत्र आ गया। न साको दशा, अर्थात जो अदस शब्द है उस अदस शब्द में यदि आपने का प्रत्यय किया है और का प्रत्यय करने के बाद में तो अदस का क्या बन गया? अमुके बन गया। अमुके, अब ये अमुके बना हुआ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? द्विवचन मनो से प्रकृति भाव होना चाहिए था। कहते नहीं होगा। क्यों? कहते ना साको दशा साका अदसा परम अनुभूतो द्विवचनम स्वरे परे प्रकृत्या न तिष्ठति। प्रकृति भाव नहीं होता, यानी कि प्रकृति भाव जब नहीं होगा तो जो शब्द जैसा है प्रकृति भाव का निषेध कर दिया। अब क्या करेंगे हम? तो लगेगा सूत्र एदोत्परा पदांते लोप मकारा। तो यहाँ पर अमुके धन अत्र था तो यहाँ पर अमुकेत्र बन जाएगा। अमुकेत्र, यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह नहीं है क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाता है, अवग्रह खंडाकार का चिन्ह नहीं आ पाता है। तो ना साको दशा, ये 64 नंबर के सूत्र के बाद में जो अमुकेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके आकार का, अवर्ण का, आकार का लोप हो गया है। कैसे? एदोत्परा पदांते लोप मकारा, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रकृति भाव संधि जो चल रही थी, तो प्रकृति भाव की संधि के लिए सही सूत्र था द्विवचन मनौ और ओ दंता आ ईउआ निपाता स्वरे प्रकृत्या। लेकिन यहाँ पर मणिवादी नाम आ गया, ये वैकल्पिक शब्दों के लिए वैकल्पिक कर रहा है। और न साको दशा, ये अदस शब्द संबंधी है, तो अदस शब्द से का प्रत्यय करके अमुके ये शब्द बना है, तो यहाँ पर अत्र शब्द है, तो यहाँ पर प्रकृति भाव का निषेध हुआ। तो प्रकृति भाव का निषेध होने पर अमुके अत्र था तो अमुकेत्र बन जाएगा। यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह यहाँ पर नहीं आ पाया है। ना साको दशा, इसके बीच में भी अवग्रह खंडाकार का चिन्ह है जो नहीं आ पाया है। इस प्रकार से प्रकृति भाव संधि के संदर्भ में आपने द्विवचन मनौ यानी द्विवचन होगा तो नियम से प्रकृति भाव होगा, ऐसा जानना चाहिए। अब शेष जो चर्चाएं और हैं, कुछ वैकल्पिक प्रकृति भाव करने के नियम आपके बीच में आएंगे, उन सब की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे और ये प्रकृति भाव संधि भी पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। प्रकृति भाव संधि में कोई ज्यादा नियम नहीं है। जो कार्य आप कर रहे थे, दीर्घ संधि आदि का काम कर रहे थे, उन संधियों में जैसा है वैसा का वैसा ही रहे, उसको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो अब आगे विशेष नियम के साथ में कुछ शब्द आपके बीच में और आएंगे जिनकी हम प्रकृति भाव संधि करेंगे। शेष चर्चा अगले सत्र में पुनः रिवीजन कर लें। आज जो हमने पढ़ा है उसको बारे में पुनः जान लें। जो आ आया है, आ ओ दंता आ युवा निपाता आया, उसमें आ के 6 अर्थ होते हैं। 6 ईसत अर्थ होता है, क्रिया का योग होता है, मर्यादा होता है, अभिविधि होती है। इन 4 अर्थों में उसको आंग जानना, आंग, और 2 अर्थों में आ जानना, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर प्रकृति भाव संधि संबंधी चर्चा हुई। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सभी का अभिवादन।